नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का वाईसीटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप सभी पिछली क्लास में बात किया जाए, हम सभी ने देख रहे थे अनुभवात्मक जो गतिविधि है, जो एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज है, उस पर हम सभी बात कर रहे हैं। उसके तहत बात किया जाए तो आज की क्लास में जो हम सभी पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे केस स्टडी बेस्ड, जिसे केस स्टडी आधारित शिक्षा पर बात करने वाले हैं। क्या होता है केस स्टडी जो बेस्ड? क्या होता है केस स्टडी? एक व्यक्ति, समूह या घटना का गहन अध्ययन है। क्या दोस्त, अगर आपसे पूछे केस स्टडी क्या है तो आप कहेंगे एक व्यक्ति या समूह या घटना का क्या है, गहन अध्ययन करने के लिए केस स्टडी का इस्तेमाल किया जाता है। कहा कि एक केस स्टडी में किसी भी घटना या विषय का सूक्ष्म अध्ययन करके उसके व्यवहार के बारे में पता लगाया जाता है। मतलब केस स्टडी में क्या होता है दोस्त, सूक्ष्मतम ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, जो बात किया जाए सूक्ष्मतम अध्ययन करके किया जाता है, उसके व्यवहार का पता लगाने की बात की जाती है। केस स्टडी मुख्य रूप से व्यवसाय, शिक्षा, मेडिकल और सुरक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। अगर आपसे पूछे केस स्टडी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है तो आप दोस्त कह देंगे वह व्यवसाय में होता है, बिजनेस में होता है, एजुकेशन में होता है, मेडिकल क्षेत्र में होता है, और बात करें आपकी जो सुरक्षा सिक्योरिटी क्षेत्र है उसमें भी क्या होता है, आपका इसमें यूज किया जाता है। अब क्या होता है, पहले स्टेज में क्या होता है, जो केस स्टडी की बात करें एक क्रमबद्धता चलती है। तो बात किया जाए केस जो स्टडी है उसका स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, कहेंगे केस स्टडी करने से पहले केस की बारीकियों को समझे। मतलब जब आप केस स्टडी करने जा रहे हो तो पहले क्या समझे दोस्त, वह पहले केस की जो केस है, जो जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी क्या करें, बारीकियों को पहले सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए और महत्वपूर्ण बिंदुओं को हाईलाइट करें। जो सबसे पहले तो आप सबसे पहले बारीकियों को समझे, जो जो मुख्य बिंदु हैं उसको हम हाईलाइटर से मार्क करते हैं सबसे पहले इसमें, स्टेज फर्स्ट में। आगे बात किया जो दोस्त, आगे कह रहा है कि स्टेप जो 2 में क्या किया जाएगा, कह रहा आप केस के लिए जिम्मेदार मुख्य कारकों को ध्यान दें। जो केस के लिए क्या हो, जो मुख्य जिम्मेदार क्या है, मुख्य कारक हैं, उनको सब बात ध्यान दें। पहले में हम क्या करेंगे, हाइलाइटर से यूज करेंगे, दूसरे पे कारकों को ध्यान देंगे। जब आप समस्या की जड़ को जानेंगे तभी समस्या का हल भी निकाल पाएंगे। मतलब समस्या का जड़ जब आपको पता चलेगा तभी तो भैया आपको समस्या हल कर पाएंगे, नहीं तो कैसे हल कर पाएंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि यही तो कह रहा, तभी क्या होगा, समस्या को हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, हल निकाल सकते पाएंगे। और 2 से 4 मुख्य समस्याओं को हाईलाइट करें और उसमें से मुख्य कारक और समस्या को अलग कर लें। जो मुख्य कारक है, मुख्य समस्या है, उसको हम क्या कर लेंगे दोस्त, उसमें 2-4 जो कारक हैं, जो मुख्य समस्या है, उसको हाईलाइट करेंगे, हाईलाइट करके उसको हम बाहर निकालेंगे। तो अगर अलग करेंगे, स्टेप 3 में क्या करेंगे, जब आपको मुख्य समस्या का पता चल जाए, मतलब अब यहाँ पर समस्या का पता चल गया है, जब आपको समस्या का पता चल जाए इसके बाद क्या करें, तब आपको उसके अलग अलग समाधान के बारे में सोचना चाहिए। भाई अब तो दूसरे स्टेज में समस्या का पता चल गया, अब उसमें क्या करेंगे, हम सभी समस्या का पता चलने के बाद दोस्त अलग अलग समाधान खोजेंगे। भाई इसका समाधान कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको हम सभी सॉल्व कर सकते हैं, वही कह रहा है समाधान के बारे में सोचना चाहिए। इसके लिए आप क्या करें, आप डिस्कस को यूज करें, रिसर्च यूज करें, आप एक्सपीरियंस यूज करें और की मदद ले सकते हैं। मतलब एक्सपीरियंस आप जो आपका अनुभव है उसकी मदद ले सकते हैं, आप डिस्कशन को यूज कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं। ये सभी का सहारा लेकर के हम करेंगे समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करेंगे तीसरे स्टेज में। चौथे स्टेज में क्या होगा दोस्त, वह चौथे स्टेज में बात करें, जाहिर सी बात है, मतलब जब आप इनका प्रयोग करके समस्या को समाधान करने की सोचेंगे तो कह रहा है जाहिर सी बात है आप सभी समाधानों को एक साथ लागू नहीं कर सकते। जब आप कोई समाधान खोजते हैं, कोई समस्या आपके सामने आई तो उसके कई विचार आप क्या करते हैं, समाधान आपके पास होता है कि भाई ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। वही करा कि एक साथ क्या कर सकते हैं, एक साथ आप लागू नहीं कर सकते हैं हर जो समस्या है उसका समाधान आप एक साथ सभी समाधान को लागू नहीं कर सकते हैं। इसलिए टीम डिस्कशन की मदद से सभी समाधान चुने और समस्या का क्या करें, हल करता हो। जो टीम चुने
उसी को समस्या को जो हल करता हो। अब पांचवें स्टेज में क्या होगा, पांचवें स्टेज में क्या होगा दोस्त, अंत में बात किया जाए अपने द्वारा लिए गए निर्णयों, जो अपने द्वारा लिए गए निर्णयों है और समाधान को लागू करने के बाद परिस्थिति का क्या करें, मूल्यांकन करें और देखें कि क्या आपका निर्णय सही था या नहीं था। केस स्टडी की बात करें तो कोई केस स्टडी में क्या होता है, सबसे पहले बात किया जाए आप क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर डेटा इस्तेमाल करते हैं। क्या करें, पहले आप रिसर्च करते हैं, फिर डेटा इस्तेमाल करते हैं, फिर क्या कंडीशंस होते हैं, फिर एग्जामिनेशन होता है, फिर इसके साथ साथ बात करें मेथड इस्तेमाल होता है, फिर ई डेप्थ में जाते हैं, एनालिसिंग होती है, फिर रिजल्ट होता है। तो ये चीज़ें क्या है या दोस्त आपके केस स्टडी का क्या है, तरीका है। आगे दोस्त बात करेंगे तो अब कुछ परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए आपके जो अनुभवात्मक गतिविधि पर आधारित चीजें हम सभी ने अच्छे से क्लियर कर रखा है, समझ लिए हैं, और आज की क्लास में केस स्टडी के बारे में भी समझे अच्छे से सीख लिए हैं। अब हम कुछ परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है जो आपके ऑप्शन नहीं होंगे, लेकिन आपके सामने क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के सामने आपके आंसर दिए गए हैं। इसको सीखिए कि हाँ किस प्रकार के क्वेश्चन, पेडागोजिकल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। क्योंकि ईएमआरएस की बात करें तो ईएमआरएस की बात किया जाए दोस्त, तो आपके जैसे आपका केवीएस का पेपर है, आपकी जो टीजीटी केवीएस का पेपर है, इन सभी के पेपरों में जो चीज़ें पूछी गई पेडागोजिकल, उसी के रिकॉर्डिंग बात करें, उसी के आसपास चीज़ें पेपर में आपकी ईएमआरएस से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएगा। तो आपको अच्छे से समझना है कि शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी के बेहतरीन कार्यकलाप की क्या भूमिका है। तो आप कहेंगे इससे सामाजिक कौशल को बढ़ावा मिलता है। जो बेहतरीन कार्यक्रम है, मतलब जो बाहर से कार्यक्रम होता है, उससे क्या होता है बच्चों में, उसमें सामाजिक कौशल का क्या होता है, बढ़ावा होता है। कक्षा में दक्षता आधारित शिक्षा है, मतलब कहेंगे कक्षा में जो दक्षता आधारित शिक्षण है उसका जो क्या मुख्य बिंदु है। आपसे पूछा गया है, कोई कहे कि भैया एक काम बताओ कि आप दक्षता आधारित शिक्षा के बारे में बताओ क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया जो रटन अधिगम से स्व अध्ययन में अंतरण करता है उसे क्या बोलते हैं, उसमें अंतरण करे, वही इसका अभिप्राय होता है। और भावात्मक अधिगम क्या है, तो कहेंगे अनुभवात्मक अधिगम होता है जो खेल एकीकृत अधिगम करते हैं, वही क्या होता है, जो खेल पे, मतलब आप खेल के जो अनुभव के आधार पर आप ज्ञान ग्रहण करते हैं उसी को बोला जाता है अनुभवात्मक अधिगम, जिसे खेल एकीकृत अधिगम के नाम से। देखिए पेपर में पूछा गया है दोस्त, तो कहीं ना कहीं आप सभी की इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कर शिक्षा शास्त्र क्या है, मतलब पेडागोजी क्या है, कर भैया यह अध्यापन पद्धति का व्यापक रेंज है। मतलब अध्यापन क्षेत्र का क्या है, पद्धति का एक व्यापक रेंज है जिसमें मूल्यांकन और अनुदेश शामिल होता है। मतलब इसमें क्या होगा, इवेल्युएशन होगा, उसके साथ साथ अनुदेश शामिल होता है। कर दक्षता आधारित अधिगम से क्या अभिप्राय है, तो कहेंगे प्रत्येक विषय में, देखिए फिर से क्वेश्चन पूछा गया लेकिन ऑप्शन अब की बार बदल दिया गया था। कर प्रत्येक विषय में किसी विशेष अभिक्षमता में प्रवृत्ता प्रदान करना क्या कहलाता है, दक्षता आधारित अधिगम कहलाता है। ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस प्रकार से एग्जामिनर पूछता है। तो इसमें जो दक्षता आधारित अधिगम है, इसका जो मेन बिंदु था ऑप्शन में दिया गया था, वो प्रत्येक विषय में किसी विशेष दक्षता में क्या करना, प्रवृत्ता प्रदान करना, क्या दक्षता आधारित अधिगम कहलाता है। वर्तमान परिस्थिति में आप कक्षा में वर्धित अधिगम कैसे सुनिश्चित करेंगे, भले जो वर्तमान परिस्थिति है जो उसमें क्लास में क्या करेंगे, वर्धित अधिगम को कैसे सुनिश्चित करेंगे, तो आप कहेंगे भैया किसके आधार पर, गतिविधि कार्यकलाप आधारित शिक्षण पर हम इसको करेंगे। किस पर करेंगे दोस्त, वह गतिविधि कार्यकलाप आधारित शिक्षण पर इसको हम करने वाले हैं। बात करें विद्यार्थियों को अन्वेषणी परियोजना किसके अंतर्गत आती है, जो विद्यार्थियों की अन्वेषणी परियोजना है या किसके अंतर्गत आती है, तो आप कहेंगे अभिज्ञानात्मक के अंतर्गत आती है। देखिए केवीएस टीजीटी सोशल साइंस में पूछा गया था, तो इसी तरीके से कहीं ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आपसे कोई कहे जो अन्वेषणी परियोजना किसके अंतर्गत आती है, तो कहेंगे अभिज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत आती है। कहेंगे अभिक्षमता आधारित शिक्षा में सुनिश्चित किया जाता है, कहेंगे अभिक्षमता आधारित शिक्षा में क्या सुनिश्चित किया जाता है, तो आप कहेंगे उच्च स्तर पर चिंतन कौशल, मतलब उच्च लेवल पर क्या हो, जो हाई लेवल पर जो चिंतन, जो आपका थिंकिंग कौशल स्किल है उसको मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। उच्च स्तर पर चिंतन कौशल सुनिश्चित किया जाता है किसमें, अभिक्षमता आधारित शिक्षा में। और करें स्कूल में दिन के आरंभ में
दिन के आरंभ में कौन सी गतिविधि करना न्यूनतम उपयुक्त है? तो आप कहेंगे गृह कार्य करना। मतलब आप जब शुरुआत में आप विद्यालय जाते हैं, गृह कार्य करना क्या है? स्कूल के दिन में आरंभ में कौन सी गतिविधि करना न्यूनतम उपयुक्त है? तो आप कहेंगे गृह कार्य करना सबसे न्यूनतम उपयुक्त है। आगे करा है स्कूल में नाटक करना किस सिद्धांत पर आधारित है? मतलब अगर विद्यालय में स्कूल में क्या हो रहा है, नाटक वाला चीजें हो रही है, नाटक किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्त आप कहेंगे दोस्त वह किसके? कार्य करके सीखने पर, किसके? कार्य करके मतलब लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। किस पर दोस्त है? वह कार्य करके सीखने पर आधारित है। कौन सा? जो नाटक किया जाता है, स्कूल में नाटक होता है। कौन सी प्रभावी शिक्षण का विज्ञान है? कौन सा प्रभावी शिक्षण का विज्ञान है? तो आप कहेंगे वह क्या है? वह कहेंगे शिक्षा शास्त्र है। क्या है दोस्त? वह शिक्षा शास्त्र है। कहेंगे वयस्कों को इरादतन अनुभव को लेने और साझा करने के लिए समय लेना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? तो कहेंगे बच्चों को उन चीजों और घटनाओं के बारे में बात करने के अवसर प्रदान करना जो यहाँ के अब अतीत, वर्तमान और काल्पनिक नहीं है। आगे बात किया जाए, एक अर्थ क्रियापरक शैक्षणिक उपागम में शिक्षक को किस प्रकार के खेल का उपयोग करना चाहिए? तो आप कहेंगे एक जो अर्थ क्रियापरक शैक्षणिक उपागम है उसमें कह रहा है कि शिक्षक को किस प्रकार का खेल का उपयोग करना चाहिए? तो कहेंगे भैया अनुकरण का यूज करना चाहिए। किसका करना चाहिए? अनुकरण का यूज करना चाहिए। किसका? अनुकरण का यूज करना चाहिए। कह रहा है कि शैक्षणिक विश्लेषण के शिक्षा चरण में कौन सी गतिविधि शामिल है? कहेंगे शैक्षणिक विश्लेषण में मतलब जो ये आपके शिक्षा के क्षेत्र में एनालिसिस होगा, उसके शिक्षा चरण में कौन सा गतिविधि शामिल होती है? तो आपका इच्छित सीखने के परिणामों को उपलब्धि के लिए जांच करने के लिए उपकरणों का निर्धारण, ऐसा ऑप्शन में होगा। तो ऑप्शन के थ्रू हम चीजें करेंगे। आगे बात किया जाए दोस्त, करा कि देखिए क्वेश्चन को आप समझिए, इसी तरीके से कहीं ना कहीं क्वेश्चन फिर रिपीट होगा। देखिए क्वेश्चन को आप समझिए, आंसर तो आप कर ले जाएंगे, पहले क्वेश्चन को समझे रहेंगे तो फिर आपको दिक्कतें नहीं होंगी। वही करा कि क्लासरूम अध्यापन में समूह गतिविधि का क्या उद्देश्य है? भैया जो क्लासरूम के अध्यापन, जब क्लासरूम में जब अध्यापन होता है तो जो समूह गतिविधि का क्या उद्देश्य होता है? मतलब जब बच्चे समूह में एक्टिविटीज करते हैं, गतिविधि करते हैं, तो क्लासरूम में उसका क्या महत्व माना जाता है? तो कहेंगे अधिक से अधिक बच्चों को अधिगम में भाग लेना। मतलब जब आप बच्चों को समूह गतिविधि कराते हैं तो यह सोचते हैं अधिक से अधिक बच्चे क्या करें? वह गतिविधि अधिगम में भाग लें, गतिविधि करें। वही कह रहा है किसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका अयांत्रिक स्वरूप है, जिसका अर्थ है कि बच्चे अपने हाथों से काम करते हुए सीखेंगे। तो आप कहेंगे कार्य शिक्षा। कौन सा होगा दोस्त? कार्य शिक्षा में ऐसा स्वरूप है। तो किसका अयांत्रिक स्वरूप है? वह कार्य शिक्षा का। बागवानी द्वारा कौन सा उद्देश्य पूरा किया जाता है? मतलब बागवानी के द्वारा किसका, कौन से उद्देश्य को पूरा किया जाता है? तो आप कहेंगे दोस्त ज्ञान का, समझ का, अनुप्रयोग का और कौशल आधारित उद्देश्य का। मतलब एक तरीके से आप अगर पूछे तो आप बागवानी से किसके होता है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का होगा। किसका? संज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है। किसका? संज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है बागवानी से के द्वारा। आगे बात किया जाए दोस्त, कहेंगे चित्रकारी के साथ किस गतिविधि का उपयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे सुनो और अनुमान लगाओ। किसका? सुनो और अनुमान लगाओ, इसका उपयोग किया जाता है। किस चित्रकारी के साथ किस गतिविधि का उपयोग किया जाता है? सुनो और अनुमान लगाओ वाला। कहेंगे विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, देखिएगा, देखने का प्रयास कीजिए। स्कूली शिक्षा में जो TLM का अभिप्राय किससे संबंधित है? देखिए क्वेश्चन अच्छा है दोस्त। कह रहा है कि स्कूली शिक्षा में जो TLM का अभिप्राय क्या होता है? तो आप जानते हैं टीचिंग लर्निंग मिस जैसे मटेरियल में होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में होता है। तो TLM का मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री। आगे बात करें शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैये दृष्टिकोण का क्या आशय है? मतलब जो शिक्षण के प्रति अति रवैया जो दृष्टिकोण है, कहीं गतिविधियों के माध्यम से सीखना। मतलब जो आप अति सक्रिय का अर्थ यही होता है दोस्त कि आप जो गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं वही शिक्षण वाला पोर्शन है। करेक्ट। कौन रचनावाद के प्रमुख समर्थक हैं? तो कहेंगे दोस्त रचनावाद में कौन कौन से आते हैं? तो आप कहेंगे दोस्त रचनावाद के जो प्रमुख समर्थक हैं उनमें आते हैं आपके पियाजे हैं,
वाइगोस्की हैं। और आप जानते पियाजे की बात करें दोस्त, आपसे कोई कहे पियाजे का मानना क्या था, तो पियाजे मानते थे दोस्त, हम जो ज्ञान ग्रहण करते हैं किसके, बच्चे खुद, बच्चा स्वयं वातावरण से क्या करता है, वातावरण से अंतःक्रिया करता है, वातावरण से क्या करता है, अंतःक्रिया करता है, अंतःक्रिया करता है। कौन, पियाजे मानते थे। वहीं पर बात किया जाए, अगर आपसे कहेंगे वाइगोस्की क्या मानते थे, वाइगोस्की की बात करें, वाइगोस्की बात करें तो वह कहते थे समाज से अंतःक्रिया करता बच्चा, समाज से क्या करता है, समाज से अंतःक्रिया करता है बच्चा, समाज। यही थोड़ा सा अंतर है, दोनों क्या है, दोनों निर्मितवाद से जुड़े हैं, रचनावाद से जुड़े हैं। और यहीं पर बात किया जाए, वातावरण से अंतःक्रिया पियाजे मानते हैं, वाइगोस्की कहते हैं बच्चा समाज से अंतःक्रिया करता है। आगे बात करेंगे दोस्त, समझिए, कला विश्वविद्यालय में 1969 ईस्वी में माइक्रो टीचिंग पद्धति की शुरुआत की गई। तो आप बताएंगे वह कहां से शुरुआत की गई, ध्यान देंगे दोस्त। आपसे कोई कहे तो आप कहेंगे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से की गई। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है दोस्त, तो आप कहेंगे अमेरिका में है। कहाँ है, अमेरिका में है। अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से की गई थी। अगर आपसे पूछे सूक्ष्म शिक्षण का चक्र का सही अवधि क्या है, तो आप बताएंगे दोस्त 36 मिनट है। मैं लिख देता हूँ, जो 36 मिनट का है मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले जो होता है दोस्त वह शिक्षण होता है। सबसे पहले क्या होता है, शिक्षण की बात करें, यह 6 मिनट का होता है। कितने मिनट का, 6 मिनट का। फिर क्या होता है, प्रतिपुष्टि होता है। क्या होता है, प्रतिपुष्टि होता है। प्रतिपुष्टि की बात करें तो कितने मिनट का, 6 मिनट का होता है। फिर दोस्त क्या होता है, पुनर्योजना बनाया जाता है। क्या होता है, पुनर्योजना बनता है, और पुनर्योजना 12 मिनट का बनता है। इसके बाद बात करें, कोई कहे फिर क्या होता है, तो आप कहेंगे पुनर्शिक्षण होता है। और पुनर्शिक्षण कितने मिनट का होगा, तो आप कहेंगे मित्र 6 मिनट का होता है। फिर आप कहेंगे पुनर् क्या होगा, पुनर्प्रतिपुष्टि प्राप्त होता है। पुनर्प्रतिपुष्टि प्राप्त होता है। और पुनर्प्रतिपुष्टि कितने मिनट का, 6 मिनट का। तो आप देखेंगे कि टोटल कितना मिनट का हो गया, 36 मिनट हो गया। इसका मतलब 6 6 12 12 12 12 24 24 24 36 6 30 6 36 मिनट हो गया टोटल। तो यही क्रम है। और आपसे पूछे कि सबसे अगर पूछे सूक्ष्म शिक्षण के कितने चक्र हैं, आपसे कोई दोस्त पूछे कि आपसे कह दे सूक्ष्म शिक्षण में चक्र कितने होते हैं, सूक्ष्म शिक्षण में आपसे पूछे कितने चक्र होते हैं, शिक्षण में कितने चक्र होते हैं, तो आप कहेंगे 6 चक्र होते हैं। सबसे पहला चक्र आपसे पूछे तो कहेंगे सबसे पहला होता है योजना बनाना। सबसे पहले क्या होता है, योजना बनाना होता है। योजना बनाना सबसे पहला चक्र है। तो ये चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपसे कहे सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा, DW एलन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्त, DW एलन के द्वारा किया गया था। DW एलन के द्वारा या किया गया था। अगर आपसे पूछे दोस्त कि आपसे पूछे जो टीचिंग लर्निंग जो आपका सूक्ष्म शिक्षण है अमेरिका में कितने मिनट का होता है, तो आप कहेंगे दोस्त अमेरिका में बात किया जाए तो आप कहेंगे 45 मिनट का होता है। भारत में पूछा जाए तो आप कहेंगे 36 मिनट का होता है। कहेंगे जो भारत का सूक्ष्म शिक्षण किसने बनाया, तो कहेंगे आप NCERT के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा, NCERT के द्वारा। ये सारी चीजें आपके पेपर में पूछी जाती हैं। कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। आगे बात करेंगे हम सभी, निर्देशात्मक वार्तालाप का अर्थ क्या है। भाई निर्देशात्मक वार्तालाप का क्या अर्थ है, तो आप कहेंगे बातचीत के माध्यम से जो अध्यापन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, निर्देशात्मक वार्तालाप कहा जाता है। कहेंगे डिस्कवरी लर्निंग की उत्पत्ति का श्रेय किसे जाता है, तो आप बताएंगे जेरोम ब्रूनर को जाता है। किसको, जेरोम ब्रूनर को जाता है। आप कहेंगे किसको जाता है, डिस्कवरी लर्निंग की उत्पत्ति, बोलेंगे जेरोम ब्रूनर को जाता है। ब्लूम ने व्यवहार में परिवर्तन को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया, तो आप कहेंगे दोस्त वह कितने क्षेत्रों में किया था, 3 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्र में, 3 क्षेत्र में। ध्यान देंगे वह क्या क्या था ब्लूम का। सबसे पहले उनका संज्ञानात्मक क्षेत्र था। किसका था, संज्ञान, जो 3 क्षेत्र है संज्ञानात्मक क्षेत्र था। दूसरे की बात करें वह भावात्मक क्षेत्र था। क्या था, भावात्मक क्षेत्र था। और तीसरे की बात करें, जो तीसरा था उसे दोस्त बोलते हैं हम सभी मनोगत्यात्मक। क्या बोलते हैं, मनोगत्यात्मक क्षेत्र था। मनोगत्यात्मक क्षेत्र था। तो ये 3 क्षेत्र थे जो ब्लूम के द्वारा बनाए गए थे। कह 5 मॉडल का विकास किसने किया था, तो आप बताएंगे रॉजर बेबी के द्वारा बनाया गया था। आगे कह रहा है कि डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम किस चीज को बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा देना चाहते थे, कहेंगे उच्च प्रकार के चिंतन को। किसको, उच्च प्रकार के चिंतन को। कह कंप्यूटर आधारित टीचिंग जो मॉडल है किसने जारी बनाया था, स्टूलरो और डेविस ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताएंगे कौन किया था भैया,
वह कहेंगे कंप्यूटर आधारित टीचिंग जो मॉडल है, जो शिक्षा प्रतिमान है, किसने बनाया था? तो कहेंगे स्टूलर और डेविस ने इसे बनाया था। आगे कहेंगे, देखिए क्वेश्चन फिर और थोड़ा सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। करेंगे एक अध्यापक छात्रों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकता है, कैसे कर सकता है? एक प्राधिकार संपन्न व्यक्ति बनकर के, किसके व्यक्ति बनकर के? एक सहयोगी व्यक्ति बनकर के, प्राधिकार व्यक्ति बनकर, सहयोगी बनकर क्या बच्चों के साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाया जा सकता है। करा एक प्रभावी अध्यापक, एक इफेक्टिव जो अध्यापक है वह विद्यार्थियों को स्वयं सीखने में सहायता करता है। कैसे कर सकता है? जो आपके ऑप्शन रहे, ऑप्शन में क्या था? वह विद्यार्थियों को स्वयं करके सीखने में सहायता करता है। मतलब टीचर क्या करेगा? हेल्प करता है, बच्चा सीखता जाता है। करा कि यहाँ पे क्वेश्चन और है, पाठचर्या निर्माण में किस केंद्रित उपागम की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य सीमा है? तो आप कहेंगे या अधिगमकर्ताओं के अनुभव के महत्व को छोड़ देता है। किसके छोड़ देता है दोस्त? या अधिगमकर्ताओं के अनुभव के महत्व को छोड़ देता है। आगे बात करेंगे दोस्त, आगे कह रहा है कि किशोरावस्था में बालक और बालिकाएं विद्यालय में किसकी अपेक्षा रखते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे एडोलसेंस की बात करें, कहेंगे एडोलसेंस में, एडोलसेंस की बात करें, एडोलसेंस, तो आप कहेंगे किसकी भावना, किसकी अपेक्षा रखते हैं? तो आप कहेंगे भावनात्मक सहयोग का। अगर आपसे पूछे एडोलसेंस के जनक कौन है, तो आप कहेंगे दोस्त वह है आपके स्टर्नेले हाल। क्या है? स्टर्नेले हाल है। स्टर्नेले हाल को क्या बोला जाता है? वह किशोरावस्था का जनक बोला जाता है। अगर आपसे पूछ ले किशोरावस्था के जो कितने सिद्धांत है, आप बताएंगे 2 सिद्धांत है। वह एक त्वरित विकास का सिद्धांत है, त्वरित विकास का सिद्धांत है, त्वरित विकास का सिद्धांत है। एक कहेंगे आपका क्रमिक विकास का सिद्धांत है, एक क्रमिक विकास का सिद्धांत है, एक क्रमिक विकास का सिद्धांत। आपसे दोस्त पूछे त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया है? आप कहेंगे स्टर्नेले हाल ने दिया। किसने? स्टर्नेले हाल ने दिया है। आपसे कोई पूछे कि तो क्रमिक, तो आप कहेंगे थॉर्नडाइक ने दिया है। दोस्त ध्यान देंगे, जो स्टर्नेले हाल थे वह कहते थे जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तो विकास बच्चों में कैसे होता है? एक पटफुटित हो जाता है, मतलब एकाएक तूफान सा आ जाता है और विकास होने लगता है। कौन कहते थे? स्टर्नेले हाल के जनक जो स्टर्नेले हाल थे या कहते थे। क्रमिक विकास के सिद्धांत के बाद थॉर्नडाइक क्या कहते थे? भैया जैसे शैशवावस्था में विकास हुआ है, जैसे बच्चे में बाल्यावस्था में विकास हुआ, उसी प्रकार से किशोरावस्था में होता है, कोई तूफान उफान नहीं आता है। वही प्रकार कौन कहते हैं? थॉर्नडाइक कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि स्टर्नेले हाल की पुस्तक का क्या नाम है, तो आप कहेंगे स्टर्नेले हाल की पुस्तक का नाम है भैया एडोलसेंस ही नाम पुस्तक को रखा है। बात करें विद्यार्थी केंद्रित से, कहेंगे विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा को क्या बनने की अनुमति देना चाहिए? विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा छात्रों को क्या बनने की अनुमति देता है? तो आप कहेंगे ज्ञान का निर्माता बनने के लिए अनुमति देता है। क्या बनने के लिए? ज्ञान का निर्माता बनने की अनुमति देता है। कहेंगे आपकी राय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है? आपकी राय में क्या है? अगर आपसे पूछे छात्रों को प्रेरित करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है, तो कह रहा है कि ऑप्शन में ऐसा रहा होगा कि पाठ को सबसे रोचक बनाना। अगर पाठ को हम जो लेसन, जो सिलेबस जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं चैप्टर, उस चैप्टर को जितना इंटरेस्टेड बनाएंगे बच्चा उतना क्या होगा? वह प्रेरित होगा, मोटिवेट होगा। आगे बात किया जाए, कह रहे विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, लोगों के बीच की जानी चाहिए। ऑप्शन में रहा होगा कहीं लोगों के बीच किया जाना चाहिए। और देखिए केवीएस पीआरटी में पूछा गया है 2015 में, प्रकृति के अनुरूप अध्यापन करना का अर्थ क्या है? तो मानव विकास के प्राकृतिक सिद्धांतों के नियमों का शिक्षित करना। मतलब कि जो प्रकृति का अनुरूप की बात करें तो एक शिक्षण का कौशल भी है, एक शिक्षण का कौशल भी इस पर है। शिक्षण का क्या है? शिक्षण का कौशल भी आप पढ़ेंगे। शिक्षण का कौशल, एक शिक्षण के सूत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शिक्षण के सूत्र। तो सूत्र में पढ़ेंगे एक प्रकृति का अनुसरण पढ़ेंगे। क्या होता है? प्रकृति का अनुसरण होता है। प्रकृति का अनुसरण का मतलब होता है जैसे प्रकृति ने बनाया है, जैसे प्रकृति ने डिजाइन किया मनुष्य को, उसी प्रकार से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की। जैसे मान लीजिए बच्चे में शैशवावस्था में बच्चा है, अब उसको तार्किक चिंतन अभी नहीं पढ़ाया जा सकता, तार्किकता के साथ नहीं पढ़ाया जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे में तार्किक चिंतन का विकास हुआ ही नहीं है। शैशवावस्था में क्या है? बच्चे में तार्किक चिंतन का विकास हुआ ही नहीं है, इसलिए बात करें वह तार्किक चिंतन के माध्यम से नहीं पढ़ाया जा सकता। बात करें बच्चे में अभी बाल्यावस्था में धीरे धीरे तार्किक चिंतन का बढ़ा है, तो इसको थोड़ा थोड़ा फोकस करेंगे, लेकिन बच्चों को किशोरावस्था में जाकर के कहीं बहुत बेहतरीन तरीके से तार्किक चिंतन कर पाता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो प्रकृति का हम क्या करेंगे? अनुसरण करने की बात करता है कि मानव विकास की जो प्राकृतिक सिद्धांत है उसके नियमों के अनुसार शिक्षित करना, ऐसा आपसे कहता है प्रकृति का अनुरूप अध्यापन। विज्ञान तथा कला
प्रदर्शनी, संगीत और नृत्य प्रदर्शन विद्यालय पत्रिका के प्रकाशन का उद्देश्य क्या है? तो आप कहेंगे जो भैया विज्ञान है, कला है, प्रदर्शनियां हैं, ये सभी का उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों में एक सृजनात्मक साधन उपलब्ध कराना। क्या करना? सृजनात्मक साधन उपलब्ध कराना। कहेंगे प्राथमिक शिक्षा के लिए किसका अध्ययन सर्वाधिक उपयोगी है? तो आप कहेंगे भैया बाल मनोविज्ञान का अध्ययन सबसे ज्यादा जरूरी है। कह रहे शिक्षक का प्रथम दायित्व किसके प्रति होना चाहिए? तो आप कहेंगे भैया विद्यार्थी के प्रति होगा। जब देखिए जो आप जब शिक्षक हैं तो आप जो शिक्षा जब बच्चों को देने जाएंगे तो आप किसको रख के पढ़ाते हैं बच्चों को? बाल केंद्रित शिक्षा है कि नहीं है? बाल केंद्रित शिक्षा है। और बाल केंद्रित शिक्षा में कहता है कि भैया बालक क्या होगा? बालक केंद्र बिंदु होगा। मतलब बालक क्या होगा? बालक केंद्र बिंदु होगा। बालक को जो शिक्षा दें मतलब केंद्र में रख करके हम शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? भैया शिक्षक का जो टीचर है आप उसका टीचर का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? जैसे हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? वह दोस्त होना चाहिए छात्रों की सोचने की शक्ति क्या विकास करना। मतलब अधिक से अधिक स्टूडेंट हमारा सोच पाए, अधिक से अधिक सोच की क्षमता बच्चे में विकसित हो पाए, इसके लिए हमें लगातार क्या करना चाहिए? वर्क करना चाहिए बच्चों को बुद्धि को बढ़ाने के लिए, उसके सोचने की क्षमता को बढ़ाने के लिए। फिर भी क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। समस्या समाधान उपागम समानता कहलाता है। तो आप कहेंगे संज्ञानात्मक वाद कहलाता है, संज्ञानात्मकतावाद कहलाता है। कहेंगे कक्षा में अधिगम का विकास कैसे किया जाना चाहिए? जो क्लास में अधिगम का विकास कैसे किया जाना चाहिए? ऑप्शन में था वह आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरण के द्वारा। मतलब जो आप देख रहे हैं ई लर्निंग के माध्यम से, किसके? ई एजुकेशन के माध्यम से, ई शिक्षा के माध्यम से क्या करें? बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा प्रोवाइड करने की कोशिश करें, विकास किया जाना चाहिए। स्कूली शिक्षा में अध्ययन दौरे की क्या सार्थकता है? इससे सहभागितात्मक आवृत्ति को बढ़ावा मिलती है। आगे दोस्त कह रहा है कि वर्ग शिक्षक रचनावाद को अंगीकार करने के लिए किसका आश्रय लेते हैं? तो आप कहेंगे विषय वस्तु की स्वनियोजित खोज का आश्रय लेते हैं। दोस्त कह रहा है कि वैज्ञानिक अवधारणा को बढ़ाने की कौन सी विधि सर्वाधिक कम उपयोगी है? मतलब कौन सी? भैया जो वैज्ञानिक अवधारणा को, मतलब जो वैज्ञानिक अवधारणा कहता है, वैज्ञानिक अवधारणा क्या कहता है कि बच्चों को आपको करके सीखने पर जोर दिया जाए। किसके आधार पर? वैज्ञानिक अवधारणा करता है लर्निंग बाई डूइंग के आधार पर करने की बात करता है। लर्निंग बाई डूइंग के आधार पर कहता है, मतलब बच्चा जब करके सीखेगा, अनुभव के आधार पर सीखेगा तो बेहतरीन सीखेगा। कह रहा कि सर्वाधिक जो प्रभावी कौन सी होती है? तो भैया वह सबसे कम प्रभावी होगा व्याख्यान विधि, क्योंकि व्याख्यान विधि एक क्या है? ये शिक्षक केंद्रित बोली जाती है। क्या बोली जाती है? वह शिक्षक केंद्रित पद्धति बोली है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा बोली जाती है। क्योंकि ध्यान देंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा? शिक्षक बोलता है और शिक्षक बोलता है और स्टूडेंट निष्क्रियता के साथ, मतलब बहुत सक्रिय नहीं रहता है, वह सुनता है। बस व्याख्या में क्या होता है कि आप शिक्षक बोलता जा रहा है, स्टूडेंट सुनता जा रहा है। तो इसीलिए कहता है जो व्याख्यान पद्धति है, व्याख्यान विधि है, या जो भैया वैज्ञानिक अवधारणा में सबसे कम इफेक्टिव है। क्योंकि जो विज्ञान कहता है वह विज्ञान कहता है कि भाई लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखने पर जोर दें, और जो अनुभवात्मक शिक्षा पर जोर दें। आगमनात्मक उपागम का समर्थन कौन करता है? तो आप कहेंगे रचनावादी करते हैं। रचनावादी क्या करते हैं? पहले उदाहरण दीजिए फिर रूल की तरफ जाइए। निम्नात्मक उपागम कौन करता है? शिक्षक केंद्रित करता है। शिक्षक केंद्रित वाले निम्नात्मक की बात करते हैं, मतलब नियम। फिर करे कि समाधान विधि के जनक जन्मदाता किसी कौन है? कहेंगे भैया सुकरात एवं सेंट थॉमस है। कौन है दोस्त? अगर आपसे पूछे कि आपसे कोई कहे कि भैया कि समाधान विधि के जन्मदाता किसे बोला जाता है, तो आप कहेंगे सुकरात एवं सेंट थॉमस को बोला जाता है। कहेंगे आगमन विधि में प्रयुक्त होने वाला शिक्षण सूत्र क्या है? तो आप कहेंगे आगमन विधि में क्या होता है? ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाया जाता है। किसका? आपसे पूछे कि दोस्त कोई कहे आपसे कोई आगमन विधि में क्या होता है? आगमन विधि में क्या होता है? तो आप कहेंगे आगमन विधि में होता है कि पहले एग्जाम्पल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? पहले एग्जाम्पल से किधर? एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाया जाता है। एग्जाम्पल से रूल की तरफ। अगर आपसे कहें जो आपसे पूछे निगमन विधि में क्या होता है? निगमन विधि में क्या होता है? तो आप कहेंगे भैया पहले रूल से किधर की तरफ जाया जाता है? रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाया जाता है, ऐसा बता देंगे। लेकिन आपसे कोई कह रहा था आगमन विधि की बात कर रहा था। आगमन विधि में जो प्रयुक्त होने वाला शिक्षण सूत्र है
वह पहले ज्ञात होगा। ज्ञात का मतलब एग्जाम्पल देंगे, पहले हम एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल सभी बच्चों को पता होता है। रूल क्या होगा, रूल क्या है, रूल अज्ञात है, फिर रूल को हम निकालने की कोशिश करेंगे उसी से। करेक्ट। जो गति का तृतीय नियम पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या है, तो आप कहेंगे आगमन विधि के द्वारा। जो गति का तृतीय नियम था, न्यूटन का जो गति का तृतीय नियम है, अगर बच्चों को हम पढ़ाना हुआ तो हम कैसे पढ़ाएंगे, आगमन विधि से अगर हम पढ़ाएंगे, पहले एग्जाम्पल देंगे बच्चों को, फिर हम नियम की तरफ ले जाएंगे, तो बच्चा सही तरीके से, पहले नियम बता देंगे फिर एग्जाम्पल देंगे तो अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएगा। यही लिखा रहा है कि जो गति का न्यूटन का जो तृतीय नियम है, अगर बच्चों को पढ़ाना है तो हम किस विधि से ले जाएंगे बच्चों को, वह भैया आगमन विधि से पढ़ाएंगे। पहले हम एग्जाम्पल बता देंगे फिर नियम बताएंगे तो सटीक समझ पाएगा बच्चा। कर शिक्षा का डाल्टन जो पद्धति है, प्रणाली है, के द्वारा किसने विकसित की गई थी, तो हेलन पार्कहर्स्ट से। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई दोस्त कहे दे आपसे बोले कि जो डाल्टन पद्धति था वह किसके द्वारा खोजी गई थी, तो हम करेंगे हेलन पार्कहर्स्ट के द्वारा खोजी गई थी। आगे चलते हैं, आगे समझिए। कह कि गिल्टन गार्डन स्कूल सबसे पहले कहाँ स्थापित की गई थी, तो आप कहेंगे जर्मनी में की गई थी। तो आप कहेंगे पहले बात करें कि गिल्टन गार्डन के जनक कौन है, तो आप कहेंगे फ्लावेल है। कौन है, फ्लावेल है, फ्लावेल है। और फ्लावेल है, आप जानते हैं फ्लावेल कहते थे कि जैसे शिक्षा, जैसे माली क्या करता है, पुष्प को सींचता है, पुष्प को क्या करता है, पुष्प को सींचता रहता है दिन भर, उसी प्रकार के टीचर क्या करता है, बच्चों को सींचता है आगे बढ़ाने के लिए अपने स्टूडेंट को, उसी प्रकार के, इसीलिए किंडरगार्टन की विधि के माध्यम से कौन, जर्मनी में इसकी पहली बार शुरुआत की गई, स्थापित की गई थी, और इसके जनक कौन है, फ्लावेल है। कह कि ऐसी तकनीक बताइए, ऐसी कौन सी तकनीक है जिसमें जिज्ञासा और रचनात्मकता शामिल होती है, तो आप कहेंगे भैया रोल प्ले में होती है। किसमें होती है, ऐसी कोई तकनीक बताने की कोशिश पूछ रहा है जिसमें जिज्ञासा हो और रचनात्मकता हो, तो आप कहेंगे पात्र या अभिनय या रोल प्ले होता है। कहेंगे किसी अनुगामी पद्धति भी कहा जाता है, कहेंगे भैया समस्या निवारण पद्धति को क्या बोला जाता है, अनुगामी पद्धति के रूप में माना जाता है। अनुगामी पद्धति को क्या माना जाता है, समस्या निवारण पद्धति के रूप में जाना जाता है। कहेगा किसे साइक्रेटिक विधि के रूप में जाना जाता है, तो आप कहेंगे द्वंद्वात्मक उपागम को साइक्रेटिक पद्धति के रूप में जाना जाता है। कहेंगे विगत वर्षों में क्वेश्चन यह भी पूछा गया, देखिए क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। कह कि शिक्षण की कौन सी विधि कक्षाओं की उबाऊ सत्रों में से सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है, तो कहेंगे भ्रमण विधि है। कह दोस्त जैसे उबाऊ विधि की बात करें, अगर उब जाते हैं बच्चे, उब जाने के बाद अगर बच्चों को हम भ्रमण पे ले जाएं, बच्चे को घुमाने ले जाएं, पर्यटन पे ले जाएं, तो बच्चा वह क्या होगा, बच्चे में एनर्जी फिर से होगी, फिर से एनर्जी जनरेट हो जाएगी और बच्चा फिर से सीखने लगेगा। अगर यही कह रहा है कि शिक्षण की कौन सी ऐसी विधि है जो उबाऊ सत्रों में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है, तो आप कहेंगे भ्रमण विधि ऐसी है जो बच्चों में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। किसे साइक्रेटिक विधि के रूप में जाना जाता है, तो आप कहेंगे द्वंद्वात्मक उपागम को। कहेंगे यदि कोई किसान किसी विशेष फसल की उपज का अनुमान लगाता है और वह अनुमान संगठन और अनुकूलन में काफी कौशल का उपयोग करता है, तो वह किस प्रकार की विधि का इस्तेमाल कर रहा है, तो आप कहेंगे ह्यूरिस्टिक विधि का। किसका, आप कहेंगे ह्यूरिस्टिक विधि का इस्तेमाल कर रहा है। आगे करेंगे साइलेंट, क्या दोस्त, कहेंगे साइलेंट और तकनीक का प्रयोग किस विधि में किया जाता है, तो आप कहेंगे दोस्त प्रत्यक्ष विधि में। किसका प्रयोग, अगर पूछे कोई कि जो आपसे प्रत्यक्ष विधि में किसका उपयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे साइलेंट तकनीकी विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे कहेंगे लक्ष्य प्रदान करने के लिए शिक्षार्थी किस पद्धति में व्यवहारिक रूप से कार्य करता है, तो आप कहेंगे व्यवहारिक विधि में कार्य करता है। आगे बात करें खेल विधि के जन्मदाता कौन है, यहाँ पर ध्यान देंगे, बाद में फ्लावेल है, पहले कौन होते हैं, कुक होते हैं। ऑप्शन में रहा होगा फ्लावेल, तभी इसलिए फ्लावेल लगा दिया गया है। अगर आपसे पूछे सबसे पहले आप खेल विधि के जनक कौन मानेंगे, कुक को मानेंगे, और अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप कहेंगे फ्लावेल को मानेंगे। किसको मानेंगे, फ्लावेल को तब मानेंगे, लेकिन सबसे पहले आप कुक को मानते हैं। आगे बात करेंगे दोस्त, करा कि कौन से मापदंड संज्ञानात्मक और सांस्कृतिक दोनों पहलुओं के अंतर्गत आते हैं, तो आप कहेंगे शैक्षिक क्षमता क्या आती है, वह शैक्षिक क्षमता है जो सांस्कृतिक के क्षेत्र में और संज्ञानात्मक दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत आती है। विद्यार्थियों के अवांछनीय व्यवहार, जो विद्यार्थियों के द्वारा अवांछनीय व्यवहार में बदलाव लाने के लिए सबसे समर्थ विधि कौन सी है, तो कहेंगे अवांछनीय व्यवहार के कारणों को जानना और उसका उपाय बताना। कहेगा एक चयनित प्रक्रियात्मक प्रश्न को छात्रों द्वारा
आवश्यकता होती है सही जवाब पहचानने के लिए। आगे ध्यान ध्यान देंगे दोस्त, छात्रों के अर्जित ज्ञान की जांच करने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली कौन सी विधि है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा था कि छात्रों में जो अर्जित ज्ञान है उसकी जांच करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं। अगर बच्चे के पास जो अर्जित ज्ञान है, जो मैंने आपको ज्ञान दिया, अब उसका हम परीक्षण करना है, मुझे जांच करनी है, तो हम किस विधि का इस्तेमाल करते हैं, परीक्षण विधि का इस्तेमाल करते हैं। समूह शिक्षण में विद्यार्थी की कौन सी आकांक्षा होती है। समूह शिक्षण में विद्यार्थी की कौन सी आकांक्षा होती है, वह भैया कौन सी आकांक्षा होगी, पृथक विद्यार्थियों को समूह से आकर्षित करना। किससे करना, पृथक विद्यार्थियों को समूह से आकर्षित करना या विशेष आकांक्षा होती है। सहयोगी अधिगम क्या है, कहेंगे भैया सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, सामूहिक परियोजना कार्य देने चाहिए। अगर बच्चे को सहयोगात्मक आकलन करना है, मतलब सहयोगात्मक अधिगम करवाना है, जो जिसे बोलते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करें, तो आप क्या करेंगे, तो दोस्त आप करेंगे सामूहिक परियोजना कार्य देंगे। आगे दोस्त ध्यान दें, दल शिक्षण का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, कहाँ प्रयोग किया गया था, तो कहेंगे अमेरिका में प्रयोग किया गया था। दल शिक्षण टीम टीचिंग का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया, अमेरिका में। शिक्षकों के एक समूह द्वारा किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है, तो आप कहेंगे दल शिक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त, वह दल शिक्षण कहलाता है। अगर आपसे पूछ ले शिक्षकों के एक समूह द्वारा किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है, दल शिक्षण कहलाता है। शिक्षण का नवाचार विधि जिसमें छात्र अपने स्वयं की सीखने की गति से सीखता है, वह क्या कहलाता है, अभिक्रमित अनुदेशन कहलाता है। अगर आपसे पूछे अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप कहेंगे स्किनर ने दिया था। किसने दिया था, कहेंगे स्किनर ने दिया था दोस्त। किसने, स्किनर ने दिया था। तो आपसे कह रहा है कि शिक्षण का जो नवाचारी विधि है जिसमें छात्र अपने स्वयं की सीखने की गति से सीखता है, मतलब स्वयं की गति से सीखता है, मतलब जितना वो सीख सकता है उसी गति से सीखता है, वह क्या कहलाता है, अभिक्रमित अनुदेशन कहलाता है। बच्चों को कैसे बेहतर सिखाया जा सकता है, आप कहेंगे भैया वह खेल विधि के द्वारा बेहतर सिखाया जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन में रहा होगा खेल विधि के द्वारा बेहतर सिखाया जा सकता है। ये सभी क्वेश्चन पेपर में आए हैं, ये सभी पेपर क्वेश्चन में आए हैं, पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। करा कि किसी पठन सामग्री को एक दौर में पढ़ना या पढ़ाई के रूप में जाना जाता है, मतलब किसी पाठ्यक्रम सामग्री को एक दौर में पढ़ना सामूहिक पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। मतलब विद्यार्थियों को स्कूल में खेल क्या खेलना चाहिए, मतलब विद्यार्थियों को स्कूल में कौन सा खेल खेलना चाहिए, तो कह रहा है कि वह सहकारिता का विकास करता है। मतलब कह रहा है कि स्कूल में जो विद्यार्थी को स्कूल में खेल क्यों खेलना चाहिए, तो आप कहेंगे भैया स्कूल में जो बच्चा खेल खेलता है उसका इसका यह उद्देश्य है कि बच्चे में क्या हो, वह सहकारिता का मतलब एक दूसरे के सहयोग की भावना जागृत हो, और साथ साथ क्या जागृत हो, बच्चे में जो दैहिक संतुलन है, मतलब शारीरिक संतुलन, मतलब दैहिक का मतलब होगा शारीरिक संतुलन रखता, मतलब शारीरिक संतुलन क्या हो, वह विकसित करना है बच्चे में। साथ साथ कर स्कूल और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मतलब जो आप समूह में सीखते हैं और सहभागिता के द्वारा सीखते हैं, उस अभ्यासों को हमें क्या करना चाहिए, बच्चों के बीच प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करते रहना चाहिए। करा दोस्त, करा सहकारी शिक्षा का आधारभूत गुण क्या है, करा सहकारी शिक्षा का आधारभूत गुण क्या है, तो आप करें सकारात्मक अंतर्निर्भरता। क्या है, सकारात्मक अंतर्निर्भरता बोला जाता है। करा कि यदि दो या दो से अधिक शिक्षण विधियों को मिलाकर शिक्षण विधि बनाई जाए तो वह क्या कहलाती है, आप कहेंगे मिश्रित विधि कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्त, वह मिश्रित विधि कहलाती है। आप कहेंगे क्या विधि कहलाती है, वह कहेंगे मिश्रित विधि कहलाती है, मिश्रित विधि कहलाती है। कहेंगे बहुग्रेड और बहुस्तरीय शिक्षण रणनीतियों का क्या अर्थ है, कहेंगे बहुग्रेड और बहुस्तरीय शिक्षण रणनीतियों का क्या अर्थ है, कहेंगे ऐसी रणनीतियां जहां एक शिक्षक विभिन्न क्षमताओं के विभिन्न स्तरों और विभिन्न आयु वर्गों को विभिन्न स्तरों के शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करता है। ऑप्शन में ऐसा रहा होगा, बस आप ध्यान देंगे क्या होता है। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पेडागोजिकल क्वेश्चन। कह कि सहकारी शिक्षा और सहयोगी शिक्षा के बीच क्या अंतर है, आपसे पूछे सहकारी शिक्षा और सहयोगी शिक्षा के बीच क्या अंतर है, तो आप कहिए भैया जो सहकारी शिक्षा होता है वह सहकारी शिक्षा में क्या होता है, बच्चे आमने सामने बैठते हैं। क्या होता है दोस्त, सहकारी शिक्षा में कहेंगे बस बच्चे आमने सामने बैठते हैं, और सहयोगी शिक्षा में क्या होता है, सहयोगी शिक्षा ऑनलाइन होती है, सहयोगी शिक्षा ऑनलाइन है, सहकारी शिक्षा है ऑफलाइन है। क्या है, ऑफलाइन है। या ध्यान देंगे सहकर्मी समूह किशोरों को
सामाजिक कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है। जो करा सहकर्मी करा कि दोस्त कराएगी सहकर्मी समूह किशोरों में जो सामाजिक कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है। कहेंगे दोस्तों के माध्यम से किशोर रचनात्मक पारस्परिक कौशल विकसित कर सकते हैं। करा कि कार्य अनुभव में भ्रमण करके निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताओं का विकसित किया गया है। कहे कार्य अनुभव में भ्रमण करके निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताओं का विकास किया गया है। तो आप कहेंगे प्रेक्षण करने की क्षमता को विकसित किया। किसका? प्रेक्षण करने की दक्षता को विकसित किया गया। किसको? प्रेक्षण करने की दक्षता को विकसित किया गया है। आगे दोस्त कह रहा कि स्वयं, कह ध्यान देंगे, स्वयं अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक और विशेष संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता क्या कहलाती है? आप कहेंगे मेटा कॉग्निटिव कहलाती है। इसे बोला जाता है अधिसंज्ञान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अधिसंज्ञान बोला जाता है। मेटा कॉग्निटिव जिसे अधिसंज्ञान बोला जाता है। तो अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक विशेष संज्ञानात्मक प्रक्रिया के बारे में जागरूकता मेटा कॉग्निटिव ज्ञान कहलाता है। योजना और कार्य के अलावा कहानी आधारित कार्य प्रणाली में तीसरा स्तर कौन सा है? तो आप कहेंगे समीक्षा करना। दोस्त कह रहा कि कहानी आधारित काम करने के लिए एक पद्धति को शुरू करने के लिए किस मॉडल का उपयोग किया जाता है? तो 3 मॉडल का उपयोग किया जाता है। ये सभी पेपर में आए हैं, बस आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है। DSSB PRT में आया 2019 में, जब विगत वर्षों में पूछा गया कक्षा में शिक्षण सामग्री का क्या महत्व है। कर इससे अधिगम में वृद्धि होती है। क्या होती है दोस्त? जो हम शिक्षण अधिगम सामग्री का यूज करते हैं, तो आपसे कहे इसका महत्व क्या है? तो आप कहेंगे इससे क्या होता है? अधिगम में अब क्या होता है? ग्रोथ होता है। लर्निंग में क्या होगा? ग्रोथ होता है। कहे कक्षा में जो प्रतिपुष्टि फीडबैक का क्या सार्थकता है, मतलब क्लास में जो फीडबैक है उसका क्या सार्थकता है। कहेंगे आत्मनिरीक्षण में और साथ साथ अग्रेतर सुधार की गुंजाइश होती है। कहें निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या है? कहेंगे दोस्त आपसे पूछे निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या है, तो आप कहेंगे नियमित और साध्विक आधार पर मूल्यांकन जो करते हैं उसे क्या बोला जाता है? निर्माणात्मक मूल्यांकन बोला जाता है। किसका? नियमित और सावधिक आधार पर जो मूल्यांकन होता है वह निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाता है। आगे कहें नैदानिक और रचनात्मक आकलन के 2 चरण कौन कौन से हैं अधिगम के लिए आकलन। दोस्त अगर आपसे पूछे कि नैदानिक और रचनात्मक आकलन के 2 चरण कौन से, वह चरण कौन अधिगम की आकलन है? कहेंगे शिक्षा के प्रक्रम में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन करना कठिन है? तो कहेंगे धारणाओं और मूल्य का। करें किसका प्रयोग सबसे मात्रात्मक डाटा का सर्वोत्तम विश्लेषण किया जाता है? तो कहेंगे प्रश्नावलियों का। आगे बात किया जाए दोस्त, आगे कह रहा है कि यह क्वेश्चन कक्षाओं में जो अधिगम का विकास सबसे मतलब अधिगम का विकास निम्नांकित में से किससे होता है? तो आप कहेंगे जो अधिगम का विकास निम्नांकित में सबसे बेहतर किससे होता है? तो दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग से होगा। मतलब क्लास में जो अधिगम सबसे बेहतरीन किससे होगा? तो कहेंगे दृश्य श्रव्य साधन का प्रयोग अगर करेंगे तो उससे ज्यादा बेहतर होता है। स्कूलों में आकलन का मुख्य प्रयोजन क्या है? मतलब स्कूलों में जो आकलन होता है वह विषय की समझ के स्तर को मापना, मतलब बच्चे में क्या समझ पैदा हो रही है, क्या दिक्कतें हैं, उसको समझ करके उसका निराकरण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्कूलों में आकलन का जो मुख्य प्रयोजन है वह विषय की समझ के स्तर को मापने की बात करता है। कर साक्षात्कार के दौरान मतलब इंटरव्यू के दौरान अध्यापक में किस गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए? अरे उत्तम संप्रेषण और समालोचनात्मक चिंतन का, मतलब आप कितना क्रिटिकल माइंड आपका है, कितना क्रिटिकल आपका थिंकिंग है, उसके साथ साथ उत्तम संप्रेषण की बात करें, कितना गुड जो कम्युनिकेशन है इसका क्या करना चाहिए हमें जब इंटरव्यू किसी का लें, तो गुड कम्युनिकेशन और उसके साथ साथ बात करें, उसके साथ साथ हम क्या करेंगे? समालोचना क्रिटिकल थिंकिंग की पावर को चेक करने की कोशिश करेंगे। आगे कह रहा है दोस्त, कह रहा है अध्यापक को कक्षा में शिक्षण का अविकल्प कैसे बनाना चाहिए? कह रहा ध्यान देंगे क्वेश्चन है, कह रहा कि अध्यापक को कक्षा में शिक्षण का अधिकल्प कैसे बनाना चाहिए? कह रहा इसका अधिकल्प इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए कि इससे वांछित अधिगम परिणामों के प्रति प्राप्त हो सके। प्राथमिक विद्यालय स्तर पर किस प्रकार का मूल्यांकन असफल होने का सही होने का अधिक आसार है? तो कहेंगे अब जो प्राथमिक विद्यालय है उस लेवल पर बात किया जाए तो इसका असफल होने का सबसे अधिक आसार कौन सा होगा? वह स्वमूल्यांकन, क्योंकि स्वमूल्यांकन कैसे होता है? उच्च स्तर के बच्चों के लिए होता है, उच्च स्तर के लिए। क्योंकि दोस्त ध्यान देंगे अब निम्न बच्चों के लिए अगर प्राथमिक विद्यालयों में स्वयं मूल्यांकन को नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा अभी अपने आप को नहीं जानता, उतने अच्छे से समझ नहीं पाता है। इसलिए दोस्त बात करें तो वो उच्च लेवल पर क्या होता है? स्वमूल्यांकन बेहतर होता है। कक्षा में अवलोकन प्रेक्षण का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो कहेंगे पर्यवेक्षण
और शैक्षणिक आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कह रहा है कि यदि परीक्षण के परिणाम सुसंगत है तो इसे क्या क्या कहा जा सकता है? विश्वस्त परीक्षण कहा जा सकता है। क्या बोला जा सकता है दोस्त? वह विश्वस्त परीक्षण बोला जा सकता है। क्या बोलेंगे? विश्वस्त परीक्षण बोलेंगे। आगे बात किया जाए, आगे कहेंगे कौन वस्तुनिष्ठ आधारित योजना और शिक्षण और मूल्यांकन में सबसे कम संबंधित है? तो हम कहेंगे स्पष्ट प्रशासनिक नीतियां। क्या कहेंगे? स्पष्ट प्रशासनिक नीतियां। कहेंगे ECC में, मतलब जिसे बोलते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन। क्या बोलते हैं? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन बोलते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन जिसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस एवं कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बोलते हैं, में कितने प्रतिशत निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है? तो आप कहेंगे 40%। आप कहेंगे सतत में जो सतत मूल्यांकन है, सतत मूल्यांकन का कितना? 40% होता है। और व्यापक मूल्यांकन का कितना होता है? तो आप कहेंगे 60% होता है। टोटल कितना होगा? 100% होगा ना, तभी तो 100% होगा। तो आप पूछेंगे तो आप कहेंगे 100%, यही होता है। 40 और 60 का रेशियो होता है। कहेंगे शैक्षणिक विद्यार्थियों के शैक्षणिक परीक्षण की विवेचना करते समय, मतलब विद्यार्थियों की जो शैक्षणिक परीक्षण की विवेचना करते समय अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए किसकी? उपस्थिति का। किसका? उपस्थिति का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन में रहा होगा। बात किया जाए व्यापक मूल्यांकन के निर्धारण की सूचित करता है, मतलब जो व्यापक मूल्यांकन होता है उसमें शैक्षणिक क्षेत्र के साथ साथ क्या करते हैं? शैक्षणिक क्षेत्र के साथ साथ हम क्या करते हैं? शैक्षणिक क्षेत्र का भी क्या करते हैं? शैक्षणिक क्षेत्र का बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। उसे बोला जाता है व्यापक मूल्यांकन। जब बच्चे का हम शैक्षणिक के साथ साथ शैक्षणिक क्षेत्र का मूल्यांकन करें तो उसे बोला जाता है व्यापक मूल्यांकन, जिसे हम बोलते हैं कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बोला जाता है। यहाँ पर फिल करने की बात करें, मासिक रूप से बच्चे की ऊंचाई वजन के माप किया जा सकता है व्यापक स्वास्थ्य मूल्यांकन के द्वारा। आगे ऑप्शन देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन या दोस्त है, तो क्वेश्चन दोस्त आप सभी के सामने ये सारे क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे गए थे और आप सभी ने बहुत बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास किया। देखिए जो क्वेश्चन मैं अधिक से अधिक क्या प्रयास किया हूँ, क्वेश्चन बेहतर करने की, आपको बेहतर क्वेश्चन देने की कोशिश किया, अधिक से अधिक आप सीख सकें, समझा पाया। और देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर में आप सभी के पूछे गए। देखिए अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन, बस इसका मतलब यह है जो हम क्वेश्चन दिखाने का प्रयास आपको किए हैं, इसका मतलब यही है कि आपको अधिक से अधिक क्या हो सके, अधिक से जो नॉलेज हो पाए कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। तो इसी प्रकार के कहीं ना कहीं EMRS के पेपर में देखने को मिलेंगे। जब क्योंकि KBS का पेपर हो गया और आपका DSSB का पेपर हो गया, इस तरीके के पेपर से उठे हुए क्वेश्चन जो बनाए गए हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन वहां से उठा करके आपको EMRS के पेपर में पूछा जाएगा। तो आपको ज़्यादा चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे। पूरे चैप्टर को, पूरे सिलेबस को मैंने एंड कर दिया। आज की क्लास में क्या किया, पूरा जितना आपके सिलेबस में था, ध्यान देंगे आपके सिलेबस में क्या क्या था, एक बार थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। आपके जो सिलेबस में रखा गया था दोस्त, वह सिलेबस में बात किया जाए कोई NEP रखी गई थी। क्या? NEP की बात करें, जिसे हम जानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये पॉलिसी 2020 रखी गई, या इसके बारे में हमने लगभग 5-6 क्लास के अंतर्गत 6 क्लास में हम सभी ने अच्छे से पढ़ लिया। कितने क्लास में? 6 क्लास में पढ़ा है। उसके साथ साथ जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, क्या है वह? टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड है। इससे हम सभी ने अच्छे से समझने की कोशिश किया। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, एक्सपेरिमेंटल जो एक्टिविटीज है, एक्सपेरिमेंटल जो एक्टिविटीज हैं, इसके बारे में हम सभी ने सीखा। देखिए 2 क्लास में लगभग आप बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड में बात किया जाए, हम सभी ने बहुत सारी चीज़ें सीखने का प्रयास किया। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ा है उसमें बात करें, NEP में मैंने आप सभी को पढ़ाया कि ECC के बारे में अच्छे से किया, ECC के बारे में अच्छे से क्लियर कराया। उसके साथ साथ बात करें तो हम सभी ने जो NCF 2022-23 है, मतलब 22-23 में जो NCF 2022-23 है उसको मैंने अच्छे से क्लियर कराया। क्या उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन आपको दिए। ECC से संबंधित आपको क्वेश्चन बताए गए हैं। ECC की मैं बात करें तो जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसके बारे में हम सभी ने अच्छे से समझा, इसका क्या उद्देश्य होगा। जिसे ECC की बात करें, जिसे हम जानते हैं फुल फॉर्म क्या बताए थे आपको, अर्ली चाइल्डहुड
चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में अच्छे से हमने समझाया था। बात की जो ईसीसी की बात करें तो जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, जो बुनियादी शिक्षा है, बुनियादी जो शिक्षा है, बुनियादी शिक्षा की बात करें बच्चों को प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? बुनियादी शिक्षा प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ बात करें हम सभी ने टीचिंग एप्टीट्यूड की बात किया जाए, टीचिंग एप्टीट्यूड में जिसमें हम सभी ने देखा शिक्षण के बारे में, शिक्षण के सूत्र के बारे में देखा, शिक्षण के कौशल के बारे में देखा, शिक्षण के कौशल हैं, शिक्षण की विधियां हैं, शिक्षण की विधियों के बारे में हम सभी ने देखा है, संप्रेषण के बारे में देखा है, साथ ही साथ शिक्षण की विशेषताओं के बारे में देखा, शिक्षण क्या है, शिक्षण की विशेषताओं के बारे में देखा, शिक्षण के उद्देश्य के बारे में देखा, उसके साथ साथ शिक्षण के जो स्तर के बारे में देखा, शिक्षण के स्तर के बारे में अच्छे से पढ़ा। शिक्षण की बात किया, शिक्षण के उद्देश्य, जो आपके शैक्षणिक उद्देश्यों का विभाजन, जो शैक्षणिक उद्देश्यों का विभाजन है, शैक्षणिक उद्देश्यों का विभाजन जो किसके द्वारा दिया गया है, वह बीएस ब्लूम के द्वारा, इसके द्वारा बीएस ब्लूम के द्वारा दिया गया है, ब्लूम के द्वारा। उसके बारे में हम सभी ने अच्छे से क्लियर किया दोस्त। तो अच्छे से पूरी तरीके से क्लियर कर लिया। इसमें हम सभी ने अनुभवात्मक शिक्षा की बात करें तो इसमें अच्छे से क्लास को आप देखेंगे, वॉच कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके साथ साथ केस स्टडी वाला चीज़ देखी तो केस स्टडी का कितना जो टर्म है, कितने स्टेप में चीज़ें होती हैं, तो आप सभी को मैंने बताया कि 5 स्टेप में क्या होती हैं, 5 स्टेप में जो होती हैं केस स्टडी किया जाता है। तो हम सभी ने पूरा जो आपका EMRS का सिलेबस है, जो EMRS का TGT का सिलेबस है, वह पूरी तरीके से हमने क्या किया, इंड कर दिया है। आप सभी जाकर के प्लेलिस्ट में अच्छे से देख सकते हैं, सारे से सारे क्लास आपको वहाँ पर प्रोवाइड होंगी। जिस बच्चों को देखना अच्छे से समझ सकता है, और अगर पेपर के टाइम हम आपको इससे संबंधित EMRS से संबंधित जो प्रैक्टिस क्लास होगी उसको हम अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी आप थ्योरी पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, और जब पेपर का टाइम आ जाएगा, मतलब आपका डेट आ जाएगा, तो हम आपको प्रैक्टिस के थ्रू सारी चीज़ें कवर करा दूंगा। तो आज की क्लास में यही तक, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।